गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एज यू ऑल आर कैन सी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। हम लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को एज अ डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे स्पेशली। तो फ्रेंड्स, जनरली कोई भी कंट्री का जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है वो वहाँ के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ दोनों पे अपना इम्पैक्ट डालता है, ठीक। और लार्ज इम्पैक्ट पड़ता है उसका वहाँ के बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ पे। तो जनरली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फैक्टर्स रिलेटेड टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वी कैन से इट, ठीक। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि इम्पैक्ट डालते हैं वहाँ के बिजनेस या इंडस्ट्रीज़ पर, किसी भी कंट्री के बिजनेस या इंडस्ट्रीज़ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट वी कैन पॉइंट आउट कि पहले कंट्री किस स्टेज पे है, ठीक। वो ग्रोथ के स्टेज पे है कि मैच्योर स्टेज पे, वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस स्टेज पे है, वो एकदम मीन्स कि डेवलप्ड कंट्री है कि डेवलपिंग कंट्री है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, किस स्टेज पे है, इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है वहाँ के बिजनेस और उस पर। नेक्स्ट है कि द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी की जो कंट्री कि अगर किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में मिक्स्ड इकोनॉमी है कि केवल टोटली सोशलिस्ट इकोनॉमी है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, किस टाइप का इकोनॉमी है। थर्ड है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट कि जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर द कंट्री कि गवर्नमेंट कैसे प्लान कर रही है अपने, जैसे यहाँ पे 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो 5 ईयर प्लान में हर 5 ईयर प्लान में क्या क्या प्लान करती है उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ के बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ में। फिर इकोनॉमिक इंडिसेस ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक इंडिसेस में जो जीएनपी है, एनएनपी है, क्या है वहाँ का ग्रॉस इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, इन सब का काफ़ी इफेक्ट वहाँ के बिजनेस एनवायरनमेंट में पड़ता है किसी भी कंट्री में। और नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कि जो बिज़नेस या इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पे ग्रो करती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे कुछ जितने भी हेल्पफुल इंडस्ट्रीज़ होते हैं बिज़नेस एंड कॉमर्स के लिए, जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब उनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सब का इफेक्ट पड़ता है काफ़ी। नाउ वी विल मूव टू द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो इंडिपेंडेंस के टाइम में काफ़ी प्लानिंग या डेवलपमेंट को मिस करती थी, ठीक। जब 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिली तो वहाँ पे उस समय कोई प्लानिंग नहीं चलती थी, मतलब नया नया इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसके पहले तो शोषण करते थे अंग्रेज़ लोग। तो जब इंडिया वालों के खुद के हाथ में कंट्री आई तो उन्होंने इकोनॉमी को मेनली देखा कि वो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चरल है और रूरल है, ठीक। 85% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो विलेज में रहती है और 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। पीपल यूज़ लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी, उनके कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं, कम प्रोडक्टिविटी वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। इससे क्या नाम है कि प्रोडक्शन भी कम होता है, ज़्यादा लोग उसी में लगे रहते हैं। पब्लिक हेल्थ सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अक्सर महामारी जो आती है तो काफ़ी नुकसान पहुँचा के जाती है, काफ़ी लोगों के जान लेके जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी इंडिया के साथ में। तो फिर इंडिया ने स्टार्ट किया प्लानिंग को, ठीक। तो प्लान किया किस चीज़ के लिए कि किस तरीके से हमारा रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक। हम लोग किस तरह आत्मनिर्भर बन सकें, किस तरीके से इनकम और वेल्थ के इनइक्वलिटी को हम लोग दूर कर सकें, इनइक्वल प्रोग्रेस को कैसे दूर कर सकें, ठीक। एक बैलेंस्ड प्रोग्रेस कैसे ला सकें। तो इन सब चीज़ों को लाने के लिए इंडिया ने काफ़ी मशक्क़त किया। तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि इंडियंस गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स का नेशनलाइजेशन स्टार्ट किया और अपने हाथ में लिया। आपको बहुत सारे सर्टेन इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और एज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह वो चलाने लगे, जिससे कि जो अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है और प्रोग्रेस है उसको दूर किया जा सके। पर ये सब करते करते कुछ तो अचीव हुआ, कुछ नहीं टारगेट्स अचीव हो पाए। और जब तकरीबन 1990 के पास पहुँचे तो हम लोग ये देख रहे थे कि इन सब का जो असर है वो जो रिज़ल्ट आया वो मिक्स्ड आया, ठीक। एज़ पर आवर परसेप्शन नहीं आया।
और 1991 में इंडिया जो है वो सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस में फंस गया और उसके बाद हाई गवर्नमेंट डेफिसिट हो गया। और उस समय देख रहे थे कि बम्पर क्रॉप्स के उत्पादन होने के बावजूद, ठीक है, प्राइसेस का बढ़ना रुक नहीं रहा था। हर समय प्राइसेस बढ़ती जा रही थी, महंगाई आती जा रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो इन सब को दूर करने के लिए और बहुत सारे जो भी पिछले चीज़ों में हम लोग टारगेट अचीव नहीं कर पाए उसको अचीव करने के लिए उन्होंने एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए, एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया इंडियन गवर्नमेंट ने, दैट वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991। अगेन आई रिपीट, दैट वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991। तो मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज देयर कि उस समय मेन फीचर्स क्या थे? तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग वेयर रिड्यूस टू 6, ठीक। तो 1991 में उस समय जो मेन फीचर्स हैं न्यू इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी या इंडस्ट्रियल पॉलिसी के भी कहते हैं उसको, तो जितने भी लाइसेंसिंग वगैरह की शुरुआत थी या जो इंडिया ने या इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व कर रखा था इंडस्ट्रीज़ को, तो उस टाइप की इंडस्ट्रीज़ को नंबर को केवल 6 पे लाया। मतलब 6 इंडस्ट्रीज़ अब केवल उनके पास रही कंपल्सरली, और बाकी सब में वो प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकते हैं। और इन्होंने स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस दिया किसी भी इंडस्ट्रीज़ के कंट्रोल पर, और जो भी पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में क्या नाम है, जो भी चीज़ें पब्लिक सेक्टर कंट्रोल में आज भी है उसको स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस देते हुए अच्छे से वर्क करे, वो लॉस में ना जाए और पब्लिक के वेलफेयर में यूज़ करे, इस तरीके पर ध्यान दिया गया। और मैक्सिमम जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसमें डिसइन्वेस्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स कि खुद अपना पैसा गवर्नमेंट खींच रही है और पब्लिक को या प्राइवेट सेक्टर को ये मौका दे रही है कि वो उसमें इन्वेस्ट कर सके। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट्स बहुत सारे किए गए, ठीक। एफडीआई पे निर्णय लिया गया, एफडीआई को परमिट कर दिया गया, मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो उसी समय से आया हमारे देश में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को स्थापित किया गया जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके। तो ये कुछ मेजर्स थे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पॉइंट के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें 1991 में हुआ। अब सिंस 1991 इंडिया हैज़ बीन गोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो वी हैव नाउ अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। अब ये जितने भी पॉलिसीज़ हुए, ठीक, इनको हम लोग 3 पार्ट में अगर बांट सकते हैं तो दैट वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जैसे बहुत सारे लाइसेंसिंग को उन्होंने ख़त्म कर दिया, परमिशंस वगैरह को, कोटा को ख़त्म कर दिया कि कोई भी इस टाइप का बिज़नेस कर सकता है, और रिस्ट्रिक्टेड बिज़नेस को उन्होंने 6 नंबर पे ला दिया कि मीन्स केवल 6 रिस्ट्रिक्शन बिजनेस रह गए। तो इट वाज जस्ट लाइक अ लिबरलाइजेशन, ठीक है। अननेसेसरी लॉज को हटाया उन्होंने। फिर नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन को उन्होंने खुद अपना जो इन्वेस्टमेंट है पब्लिक सेक्टर यूनिट से हटाया और वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया या प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया। तो दैट वाज नोन एज द प्राइवेटाइजेशन। और सभी को एफडीआई को जैसे कि उन्होंने परमिट किया, सभी के लिए अपना बाज़ार खुला किया, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को मौका मिले, लोग नए नए चीज़ों का आ सके, कंपटीशन बढ़े, ठीक है, रोज़गार बढ़े। तो ये दैट वाज टेकन एज, या वी कैन से इट एज ग्लोबलाइजेशन। ये सारे रिफॉर्म्स को 3 पार्ट में बांट दिया गया। अगर 3 पॉइंट में अगर बोला जाए तो दैट वाज द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन शॉर्ट LPG, LPG। तो फर्स्ट वी मूव टू द लिबरलाइजेशन। तो अभी जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि इसमें अननेसेसरी कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शंस को हटाना होता है। तो लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीइंग द इंडियन बिजनेस इंडस्ट्रीज from all unnecessary controls and restrictions. They are abolishing licensing, ठीक, लाइसेंस लेना के पहले जो ज़रूरत पड़ती थी अब नहीं ज़रूरत पड़ेगी। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस, ठीक। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिट मीन्स टोटल आपको देखेंगे ऑन द होल रेस्ट्रिक्शंस को हटाए गए हैं, ठीक, चाहे वो जिस भी टाइप के रेस्ट्रिक्शंस हो। फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, लिफ्टिंग द अननेसेसरी कंट्रोल्स ऑन इकोनॉमी, सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आप आराम से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे, उसके लिए सुविधाओं को सरल किया गया, लॉस को सरल बनाए गए, अननेसेसरी लॉस को हटा दिए गए। मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजीज टू इंडिया। इस तरीके से रूल्स बनाए गए जिससे कि फॉरेन जो टेक्नोलॉजी है और फॉरेन कैपिटल है वो इंडिया में आए। दैट वाज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। नाउ विल
मूव टू द टर्म प्राइवेटाइजेशन, तो मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर। अगर एक लाइन में माना जाए तो प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर इन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। प्लान डिसइन्वेस्टमेंट किए, जैसे कि अभी भी आप लोग, जैसे ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं लॉकडाउन के वक्त, तो आत्मनिर्भर भारत जो अभी घोषणा हुई है उसमें बहुत सारे ये पार्ट में है कि उन्होंने रक्षा क्षेत्र में जो है अलाउड कर दिया है एफडीआई को 49 से 74% पे स्पेस जो कि एकदम रिजर्व था गवर्नमेंट के पास, उसमें भी पब्लिक सेक्टर को अलाउ कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर को अलाउड कर दिया है। सारे जितने भी यूनियन टेरेटरीज़ है वहाँ के सारे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है सबको प्राइवेट कर दिया है, प्राइवेट हाथों में देने का फैसला किया है। तो ये सब इट दैट ऑल थिंग्स कम इनटू द प्राइवेटाइजेशन, कि वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें काफ़ी कुछ प्राइवेटाइजेशन के स्टेप्स लिए गए हैं। डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर, इफ़ डाइल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड 51% इट वुड रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। सिंपल सी बात है कि अगर गवर्नमेंट का किसी भी यूनिट में 51% नहीं है शेयर, तो उन्होंने अपना मैनेजमेंट लूज़ कर दिया है, वो अब प्राइवेट हाथों में चला गया है। ग्लोबलाइजेशन means integrating the various economies of the world leading towards the emergence of a cohesive global economy। अब जैसे हम लोग हमेशा सोचते हैं कि चाइना का माल सस्ता होता है या मीन्स कि या ख़राब होता है, या चाइना को हम लोगों का यूज़ चाइनीज़ आइटम का नहीं करना चाहिए, तो ये सब क्यों लेकिन हो रहा है, क्यों इंपोर्ट के लिए अलाउड है, क्यों सब कुछ है, क्योंकि दिस इज़ द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उस समय भी ग्लोबलाइजेशन का मीन्स क्या होता है कि फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस द नेशन। पूंजी जो है या सामान जो है वो फ्री फ्लो रहे, कहीं पे भी कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे अपने रूल्स लॉ के हिसाब से, वरना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। कोई भी कहीं पे भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी एमएनसी यहाँ आ सकती है, हमारी एमएनसी दूसरी जगह जा सकती है। मीन्स कई सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को एक साथ एक ग्लोबल रूप देना, एक ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पे देखना, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल इकोनॉमी, या एक वर्ल्ड इकोनॉमी के तौर पे हम लोग कह सकते हैं। ठीक, इसके जो मेन पॉइंट्स क्या होते हैं कि टू एलिमिनेट और रिड्यूस रेगुलेशन टू लिबरलाइज इंपोर्ट्स, की इंपोर्ट्स में जितने हम लोग रूल रेगुलेशन लगाते हैं उनको कम करें। ठीक, और प्रमोट एक्सपोर्ट थ्रू रैशनलाइजेशन ऑफ द टैरिफ स्ट्रक्चर, और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें और फॉरेन एक्सचेंज में रिफॉर्म आ सके। ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी हो सके, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल हो सके अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो दिस वॉज the points of globalization. So I hope that we all have understood liberalization, privatization and globalization. In short we can say LPG. तो then we will move to the impact, कि गवर्नमेंट ने ये सब चेंजेस तो किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो लाए, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा हमारे यहाँ के बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ पे। तो इंक्रीजिंग कंपटीशन, इन सब प्राइवेटाइजेशन जब हुआ तो कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ, तो देयर इज़ अ टफ कंपटीशन बिटवीन मल्टीनेशनल एंड देयर इज़ आल्सो कंपटीशन बिटवीन इंडियन एंटरप्राइजेज एंड फॉरेन एंटरप्राइजेज। अब यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ रहेगी, जो बाहर की इंडस्ट्रीज़ आ जाएगी फॉरेन एंटरप्राइजेज ग्लोबलाइजेशन के कारण। ठीक, या पब्लिक सेक्टर की कंपनी रहेगी और प्राइवेट सेक्टर वाले भी आ गए उसमें, तो उस लोगों में कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक, कस्टमर्स आजकल के जो हैं मोर डिमांडिंग है। ठीक है, कस्टमर टुडे बिकम मोर डिमांडिंग बिकॉज दे आर वेल इन्फॉर्म्ड। आजकल कस्टमर्स जागरूक है, तो कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करने वाली चीज़ है। डिमांड का मतलब यहाँ पे है कि वो कम पैसे में या सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी चीज़ों का डिमांड करते हैं और उनको पसंद करने लगे हैं। ठीक, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी आ गई यहाँ पे, फ्री मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जब होने लगा तो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी आने में आसानी हुई। ठीक, नेसेसिटी फॉर चेंज, एक चेंज भी था, ज़रूरी भी था उस वक्त, क्योंकि जो गवर्नमेंट जिस हिसाब से इकोनॉमिक क्राइसिस थी उस समय 1981 में, उसको देखते हुए ये ज़रूरी था कि कुछ मॉडिफिकेशन हो। ठीक, जिससे कि कुछ रिफॉर्म्स आ सके और इंडिया उस क्राइसिस से निकल सके। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए भी ये ज़रूरी था, क्योंकि हमारे यहाँ के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी कॉम्पिटेंस बढ़ना था, ग्रेटर कमिटमेंट के साथ उसको भी क्या नाम है डेवलप्ड करना था। और डेवलप्ड कैसे होंगे, जबकि बाहर के लोगों से उनकी कॉम्पिटेंसीज बढ़ेगी, बाहर के आइटम से कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, तब वो भी डेवलप करेंगे खुद को। ठीक,
market orientation. Today firms are market oriented. They research the market need and wants of consumer and then they produce goods accordingly. हम लोग पीछे भी कुछ चीज़ों में ये सब चीज़ें हम लोग क्लास 11 में कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं और वो भी शायद चैप्टर 3 में ही है, ये भी कोइंसिडेंस है, ठीक। तो उस मार्केट ओरिएंटेशन भी आज का फर्म जो है पहले वो मार्केट के नीड पर है, मार्केट के बेस पे है कि लोग पहले देखते हैं कि कंज्यूमर क्या चाहता है और तब उस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। और पहले बहुत जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में क्या था कि जो प्रोड्यूस करते थे बस वही बिकता था, कंज्यूमर पास चॉइस नहीं थी। लेकिन जो एलपीजी या रिफॉर्म्स आने के बाद क्या है कि अब कंज्यूमर पास चॉइस हो गया है। लॉज ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर्स और गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर हैज़ डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। और गवर्नमेंट के ऊपर अब निर्भरता कम हो गई है क्योंकि मैक्सिमम जगह क्या नाम है कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो अब वो अपने से सोर्स ऑफ फंड को इकट्ठा करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का हिस्सा कम होने के कारण गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी कम हुई है और गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंसिंग की जो डिपेंडेंसी है वो भी कम हुई है। So that was all from this. In this video we all have understood the economic reforms, economic environment of India, okay, and about the LPG. Or after in the last we all have studied the impact also